मैजिकल प्रिज्म, जादुई प्रिज्म है ये बच्चों। और इस मैजिकल प्रिज्म के बारे में अब मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जादुई कैसे है बच्चों, बस आप वीडियोस देखते जाओ, क्वेश्चंस करते जाओ, आपको अपने आप पता चलने लगेगा कि ये क्या मैजिक डालता है हमारी लाइफ में। प्रिज्म, सबसे पहले तो मैं डिफाइन करता हूँ ये होता क्या है। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एनी number of surfaces in such a way that the surface on which light is incident and the surface from which light emerges are plane and non-parallel। ठीक है, देखो मतलब समझाता हूँ कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मीडियम, ठीक है ना, जैसे कांच ले लिया और उसमें कितनी भी सरफेसेस हो सकती हैं, लेकिन इस तरह से होनी चाहिए कि जिस सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही, जैसे मैं सबसे ज़्यादा फेमस प्रिज्म लेता हूँ जो ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, जैसे ये कांच का टुकड़ा है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ये जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है इसमें 1, 2 और 3 ये 3 सरफेसेस हैं, ठीक है ना। और इसमें अगर एक सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हो और फिर यहाँ से लाइट बाहर निकले, तो लाइट जिस प्लेन पे इंसिडेंट हो रही है, द सरफेस ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट एंड द सरफेस फ्रॉम विच लाइट इमर्जेस, ये जो दोनों सरफेसेस हैं ये प्लेन होनी चाहिए और नॉन पैरेलल होनी चाहिए, मतलब इनके बीच में कोई ना कोई एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर ये जो डिवाइस है, ये जो कांच का टुकड़ा है, इसको हम लोग प्रिज्म कह देंगे। अभी किसी भी शेप का हो सकता है, जैसे ये भी एक प्रिज्म है। अगर आपकी लाइट किसी एक प्लेन के ऊपर आके गिर रही है और किसी दूसरे प्लेन से वो निकल रही है ऐसे, तो इट इज़ अ प्रिज्म। बस जिस प्लेन के ऊपर लाइट आके इंसिडेंट हुई और जहाँ से लाइट निकली है, उन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, वो नॉन पैरेलल होनी चाहिए। दिस एंगल इज़ नॉट 0 डिग्री। तो ये कांच का टुकड़ा क्या है बच्चों, प्रिज्म है, इसको हम लोग प्रिज्म कह देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके लिए एक ये पैरेलल स्लैब बनाई, ये एक सिंपल रेक्टेंगुलर स्लैब है। इस स्लैब पर अगर इस फेस के ऊपर लाइट आके गिरती है, लाइट यहाँ पर आकर और यूँ जाती है, तो इसे हम कहेंगे प्रिज्म। ये प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर लाइट यहाँ आती है इस सरफेस पर, इस वाले सरफेस पर, और लाइट यूँ जाती है फिर यूँ गई, तो ये जो दोनों सरफेसेस हैं ये प्रिज्म नहीं बना रही है। ये जो रे का पाथ है, इसका मतलब अभी ये प्रिज्म नहीं है, क्योंकि ये वाली जो सरफेस है जिस पे लाइट इंसिडेंट हुई और जहाँ से लाइट बाहर निकली, ये दोनों पैरेलल हैं, जबकि ये क्या होनी चाहिए बच्चों, नॉन पैरेलल होनी चाहिए। तो इस वाली रे के लिए तो हम इसको प्रिज्म की तरह बिहेव में लेंगे, लेकिन इन पैरेलल रेस के लिए इसको प्रिज्म की तरह बिहेव में नहीं लेंगे, ठीक है बच्चों। तो किसी भी शेप का कोई भी कांच का टुकड़ा प्रिज्म हो सकता है, बस जिस प्लेन के ऊपर लाइट आके गिर रही है और जिस प्लेन से बाहर जा रही है वो नॉन पैरेलल होने चाहिए, इनके बीच में कोई ना कोई एक एंगल होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले तैयार करते हैं प्रिज्म के। हमारे सिलेबस में ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ओके, इसको हमको डिटेल में पढ़ना है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म हमारा टॉपिक है और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म। बच्चों आप चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको इसका पूरा डेरिवेशन देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस डेरिवेशन के अंदर बीच बीच में बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों मैंने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया है और इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो एक रे है वो यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। मान लीजिए कि मैं एक रे इस तरह से लेकर आ रहा हूँ, इसके ऊपर ये इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे। डायग्राम को जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे आके इंसिडेंट हुई और यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने नॉर्मल बनाया, इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। अब ये जो लाइट आई है, इस लाइट को जाना तो कैसे था, बिल्कुल सीधा जाना था, स्ट्रेट जाना था इसको ऐसे, ठीक है। लेकिन जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी, तो मान लीजिए इस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर एयर है इसका 1 है, तो जाना तो इसको ऐसे था, लेकिन जब रेयर से डेंसर में आती है तो हम लोग जानते हैं कि टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, तो ये रे थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको मैंने आई बोला है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको मैंने R1 बोला है, ओके। फिर जब लाइट यहाँ पर पहुँची तो अब मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ से 90 डिग्री के ऊपर आप एक लाइन बनाइए, ये यहाँ पे नॉर्मल हो गया। अब इस लाइट को जाना तो ऐसे था बिल्कुल सीधा,
लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, इट इज इमर्जेंट रे। इसे हम लोग इमर्जेंट रे कहेंगे। अब बच्चों देखो, जिस प्लेन के ऊपर आके लाइट इंसिडेंट हुई है, ये जो प्लेन ए बी है, इसे हम लोग प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और जहां से लाइट फाइनली बाहर निकल रही है उसे कहते हैं प्लेन ऑफ इमर्जेंस। अब बात समझे, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, ये प्लेन ऑफ इमर्जेंस है। और प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ इमर्जेंस के बीच का जो ये एंगल होता है, इसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। ये जो एंगल ए होगा, ये क्या कहलाएगा बच्चों? एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। इसको एंगल ऑफ प्रिज्म तो कहते ही कहते हैं बच्चों, इसको रिफ्रैक्शन एंगल भी कहते हैं। प्रिज्म का जो रिफ्रैक्शन एंगल है, इसका एक और नाम रिफ्रैक्शन एंगल भी है। और उसको डिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज़ द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड प्लेन ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अब जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये ए ही रहेगा। मान लीजिए कि रे इधर से आती, यूँ आती, यहाँ पे टकराती और यूँ चली जाती, तो ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस होता है, ये प्लेन ऑफ इमर्जेंस होता। तो इनके बीच का एंगल, ये बी जो है ना, वो एंगल ऑफ प्रिज्म बन जाता। लाइट अगर इस प्लेन पर आती, एसी प्लेन पर, यहाँ पे यूँ रिफ्लेक्शन होता, फिर यूँ चले जाती, तो ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस होता, ये प्लेन ऑफ इमर्जेंस होता, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म बन जाता। तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और सी भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड कि भाई रिफ्रैक्शन जो है वो कौन कौन सी दो सरफेसेस के बीच में हो रहा है। बच्चों जैसे इससे पहले जो मैंने आपको ये प्रेज करवाया था, इसमें जैसे यहाँ पे लाइट आ रही थी, फिर ये लाइट यहाँ पे जा रही, तो ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस था, ये प्लेन ऑफ इमर्जेंस था। तो ये जो एंगल है ना, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब जैसे अगर मैं ये वाला केस ले लेता हूँ यहाँ, तो ये दोनों पैरेलल रेज हैं, है ना, पैरेलल फेसेस हैं। एंगल, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ इमर्जेंस एक दूसरे के पैरेलल है। तो इनके लिए, इस पर्टिकुलर रे के लिए अगर मैं एंगल ऑफ प्रिज्म देखूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो जो भी ये एंगल है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म ये वाला है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म को लेके कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा बच्चों? अच्छा, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अपन आराम से बढ़ रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। अपन को टॉपिक समझ में आना चाहिए, तो बिल्कुल धैर्य के साथ आप बैठे रहिए। टेबल चेयर पे बैठना, ये मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता ही हूँ। टेबल चेयर पे बैठिएगा, जिससे कि बिल्कुल हम स्ट्रेट रहें और कंसंट्रेट रहें। अब देखिए, हमारा टॉपिक है डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म निकालना है। तो मैं आपको इस डायग्राम में बताना चाहूँगा कि डेविएशन कौन सा होगा। देखो, ये जो रे आई थी, ये ऐसे आई थी और रे चली गई ऐसे, ठीक है ना। तो जब रे अपने घर से निकली थी तो उसके पिताजी ने कहा था, बेटा ऐसे जाना सीधे सीधे। लेकिन आगे क्या हुआ? जैसे आगे बढ़ी तो उसके रास्ते में प्रिज्म आया तो रिफ्लेक्शन हुआ। तो पहले तो इस प्रिज्म ने इसको इधर यू बेंड किया। प्रिज्म की एक टेंडेंसी होती है कि हमेशा रे को बेस की तरफ जो है ये डेविएट करता है। ये देखो, इधर डेविएट करा, फिर इसने और डेविएट किया, दो बार डेविएशन हुआ, ठीक है। तो फाइनली ये यूं गई। इसको अगर मैं पीछे की तरफ ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है। जाना था जापान, पहुँच गई चीन, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जब लाइट बाहर निकली है तो ये जो E है, इट इज़ एंगल ऑफ इमर्जेंस, और इस सरफेस के ऊपर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ये R2 हो गया। तो ध्यान रखना बच्चों, I क्या है? I है एंगल ऑफ इंसिडेंस, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए भाई। और E है एंगल ऑफ इमर्जेंस, और डेल है एंगल ऑफ डेविएशन, या डेविएशन कुछ भी कह दीजिए आप, ठीक है बच्चों। अब मैं एक थोड़ी सी नंबरिंग और कर देता हूँ, नाम और दे देता हूँ इन पॉइंट्स को। जैसे इसको मैं N1 बोल देता हूँ, ये नॉर्मल वाला पॉइंट्स है ना, इसको N2 बोल देता हूँ। ABC इसको मैं D बोल देता हूँ, चलो, और इसको E बोल देता हूँ। अब देखो, ये I है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी पूरा I होगा।
अगर ये I है और ये भी पूरा I है, उसमें से अगर ये R1 है तो ये कितना हो जाएगा I माइनस R1, और ये E है तो ये भी E होगा, और उसमें से अगर ये R2 है तो ये हो जाएगा E माइनस R2। एंगल्स दिख रहे हैं बच्चों, ये I माइनस R1 और ये E माइनस R2। अब ये डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट था, आगे की कहानी अब मैं आपको बताता हूँ। बच्चों सबसे पहले आप अपना जो ध्यान है वो इस वाले ट्राइंगल पे कंसंट्रेट करो। ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा मैं ब्लू कलर कर देता हूँ, जिससे कि आपके माइंड में एक इमेज बने इस ट्राइंगल की, ब्लू। देखो नीला कलर तो सबको पसंद होता है, ये बहुत ही ठंडा बहुत प्यारा कलर होता है। ये जो एंगल है इसमें, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। ये जो तीनों एंगल है थीटा R1 प्लस R2 प्लस थीटा, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इन ट्राइंगल N1 D N2 R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है ना। पहली इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी। दूसरा, ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है AN1 D N2, इसमें इन क्वाड्रिलेटरल AN1 D N2 A, इसमें ये जो 1 2 3 और ये 4 जो चारों इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 360 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। ओके, अगर होगा तो देखो मैं लिखने जा रहा हूँ A प्लस ये वाला एंगल कितना है 90, प्लस ये वाला एंगल कितना है थीटा, प्लस ये वाला एंगल कितना है 90 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो A प्लस थीटा प्लस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, A प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस 180 को मैं इधर ले गया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जरा देखो, पहली को देखो और दूसरी को देखो। पहले किसको देखोगे, पहली वाली को, फिर दूसरी वाली इक्वेशन को देखो। 180 है 180, राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए बराबर। इसमें थीटा है इसमें थीटा है, ओके। तो जब 180 180 बराबर थीटा थीटा बराबर, तो R1 प्लस R2 और A बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अगर ऐसा है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मैंने R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A लिख दिया। बच्चों को छोटी मोटी बात नहीं बताई है मैंने, बहुत बड़ी बात बताती है। R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू हमेशा A के बराबर होगा, ठीक है। जैसे ये जो डायग्राम है, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो R1 होगा और ये जो R2 होगा, इन दोनों का सम हमेशा A के बराबर होगा, ओके। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपको जो मैंने बात बताई है। अच्छा, अब देखो, अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ EN1 N2, ये वाला ट्रायंगल। एक बहुत बेसिक सी थ्योरम होती है मैथ्स की कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी वैल्यू उसके सामने वाले जो दोनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो मैं एक डेल इज इक्वल्स टू इन दोनों का सम के बराबर लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ कि फ्रॉम ट्राइंगल EN1 N2 फ्रॉम ट्राइंगल EN1 N2, चलो उसको मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलता रहे। नहीं तो अच्छा लगता है ना, कोई चीज़ दिखती रहती है तो समझ में आती है। देखो EN1 N2 वाला ट्राइंगल लिया है, इसमें डेल इज इक्वल्स टू इन दोनों का सम के बराबर लिख रहा हूँ। मेरे बच्चों को मैं पूरी फिज़िक्स समझा दूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, और मेरे बच्चे भी मुझसे बहुत कोशिश करेंगे फ़िज़िक्स समझने की। देखो ये मैंने दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया, I और E को एक साथ लिख दिया, और R1 और R2 में से माइनस कॉमन लिख के लिख दिया, ठीक है। और फिर आया मेरे पास में एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। जब जब कोई इंपॉर्टेंट आता है मैं उसको ब्लॉक में बंद कर दिया करता हूँ। ये देखो मैंने ब्लॉक में बंद कर दिया, इक्वेशन का नंबर दे दिया 4। बच्चों याद कर लो इस फॉर्मूले को।
डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू होता है। ये एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आ गया। एंगल ऑफ डेविएशन निकालना हो तो क्या करो, ये आई और ई को जोड़ो, ठीक है ना, और उसमें से घटा दो आर वन और आर टू के सम। डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। अभी जो आर वन प्लस आर टू है ना, इसकी वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी, ए बताई थी क्वेश्चन नंबर 3 में, तो पुट करने जा रहा हूँ। देखो मैं पेज को सीधा करते हैं। हाँ जी, पुट आर वन प्लस आर टू इज इक्वल्स टू ए इन इक्वेशन नंबर 4। तो डेल इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू था ना, आर वन प्लस आर टू की जगह ए पुट करने जा रहा हूँ। ये लीजिए एक बिल्कुल ताज़ा तरीन बिल्कुल गर्मा गर्म फॉर्मूला आप लोगों के पास में आया है। डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। कभी भी आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना हो, आप आई में ई को जोड़ो और उसमें से ए को सेपरेट कर दो, और ए की वैल्यू हमेशा आर वन प्लस आर टू के बराबर होगी। ठीक है, इस ताज़ा तरीन फॉर्मूले को याद कर लीजिए। यह आया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो इस फॉर्मूले से आपको क्या क्या पता चलता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डेल डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स हैं बच्चों जिसके ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा फैक्टर मटेरियल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि जो मटेरियल ऑफ प्रिज्म होगा ना, जो प्रिज्म का मटेरियल होगा उससे उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स डिसाइड होगा, और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से ई डिसाइड होगा, है ना। जितना ज़्यादा म्यू होगा ना प्रिज्म उतना ज़्यादा बेंड करेगा। तीसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि जो लाइट आपने डाली है उसकी वेवलेंथ क्या है, क्योंकि वेवलेंथ से रेफ्रेक्टिव इंडेक्स डिसाइड होता है। और चौथी बात एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी इसकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। एंगल ऑफ प्रिज्म बदलेगा मतलब प्रिज्म का शेप बदलेगा, तो फिर आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी बदल जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों के सामने प्रूव। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करता जाऊँ, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करता जाता हूँ तो एंगल ऑफ डेविएशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जो रे ऐसे बेंड हो रही थी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हम लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, है ना, और इसके ऊपर प्रिज्म के ऊपर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं। ये जो लाइट हम लोग इंसिडेंट करते हैं, इंसिडेंट लाइट, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं कि मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब होता है। जैसे एक तो वाइट लाइट होती है और एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। वाइट लाइट तो वो होती है जिसमें सारे कलर्स होते हैं, सारी वेवलेंथ्स होती हैं, ठीक है ना। जैसे 5000 एंगस्ट्रम भी है, 5100 भी है, 6000 भी है, 7000 भी, जिसमें सारी वेवलेंथ्स होती हैं, वो वाइट लाइट होती है। और मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट होती है, कि स्पेसिफिक कलर की लाइट, कि जैसे हमने 6000 एंगस्ट्रम की लाइट डाली है तो सिर्फ एक सिंगल वेवलेंथ है और दूसरी वेवलेंथ नहीं है। तो हमने मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कलर की लाइट डाल दी, मान लीजिए रेड कलर की लाइट डाल दी, ठीक है ना, जिसका वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रम है। तो उसके लिए हम लोग अगर अलग अलग इंसिडेंस लेते हैं और जब हम ग्राफ बनाते हैं इसका, तो इसका ग्राफ एक स्पेशल शेप का बनता है जो कुछ ऐसा होता है, लगभग इस शेप का ग्राफ बनता है इसका, ठीक है बच्चों। अब ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ की एक खास बात है कि इसमें कोई भी आप एंगल ऑफ डेविएशन ले लो, वो इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, एक तो इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। मतलब कोई भी डेविएशन, किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हमें 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलते हैं। ये 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन से हैं, कि जैसे आपको यहाँ पे मिला ये डेविएशन डेल, ये डेल अगर लाइट ऐसे आएगी आई एंगल पे तो आपको इतना डेविएशन मिला। लेकिन अगर आप इस लाइट को, लाइट क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी के लॉ को जरूर फॉलो करती है। अगर मैं आई पे नहीं डालूँ, ई पे डालूँ, तो भी तो पाथ ऐसा ही होगा, उल्टा होगा। बस इसमें तो यूँ आई है और उसमें यूँ चली जाएगी, पर डेविएशन तो उतना ही रहेगा। तो मैं चाहे आई के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करूँ, चाहे मैं ई के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करूँ, मेरे को सेम डेविएशन मिलता है। तो इसीलिए हर एक सिंगल डेविएशन के लिए मेरे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 होते हैं, जिनमें एक तो होता है वो आई और एक होता है ई। हर डेविएशन के साथ ऐसा है, हर डेविएशन के साथ ऐसा है। लेकिन जो मिनिमम डेविएशन मिलता है मेरे को, उस पर्टिकुलर मिनिमम डेविएशन पर एक ही पॉइंट के ऊपर कट करता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आई और ई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सेम होती है। ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का, इसे हम लोग मिनिमम डेविएशन का एंगल कहते हैं। इट इज़ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन।
तो बच्चों डेल एम जो है ये कहलाएगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ओके, और एट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होंगे। बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हैं तो कहने का मतलब हुआ आई और ई दोनों इक्वल है। बच्चों आई और ई दोनों इक्वल है तो R1 और R2 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जब ये जितना आई है उसके अकॉर्डिंग R1 डिसाइड होता है और जितना ई होता है उसके अकॉर्डिंग R2 डिसाइड होता है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में आई और ई भी बराबर होते हैं और R1 और R2 भी बराबर होते हैं। इसको मैंने सिंपल R लिख दिया। बच्चों मुझे पता है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू कितना होता है, A होता है। मैंने आपको बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट, R1 और R2 दोनों का सम हमेशा A के बराबर रहेगा और ये मैंने आपको बताया था इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, अब मैं इसमें R1 की जगह भी R पुट कर देता हूँ और R2 की जगह भी R पुट कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, A। तो 2R इज इक्वल्स टू हो जाएगा A, तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा A/2। तो जब मिनिमम डेविएशन की बात आती है तो हम R की वैल्यू A/2 पुट कर देते हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मैं जो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला देखा था I प्लस E माइनस A, है ना, ये डेविएशन का फॉर्मूला था। तो मिनिमम डेविएशन की जब बात आएगी, अगर ये डेल एम होगा तो इस कंडीशन में E और I दोनों की वैल्यूज सेम है, I और E बराबर है, तो मैं E को भी I लिख सकता हूँ माइनस A। तो डेल एम इज इक्वल्स टू हो गया 2I माइनस A, तो 2I इज इक्वल्स टू हो गया डेल एम प्लस A, तो I इज इक्वल्स टू हो गया डेल एम प्लस A/2। अगर आपको कभी एंगल ऑफ प्रिज्म पता है और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दे रखा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। एंगल ऑफ प्रिज्म का आधा कर दोगे तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर आ जाएगा जब हम बात करते हैं मिनिमम डेविएशन की। बच्चों मिनिमम डेविएशन की जब बात होती है तो मैंने आपको बताया R1 और R2 सेम है, और अगर ये सेम है तो उसका मतलब हुआ कि ये वाली जो रे है वो इस बेस के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब मिनिमम डेविएशन की बात आती है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए जो रे होती है वो बेस के पैरेलल होती है। अच्छा, अब मैं एक R और I की वैल्यूज़ तो आ गई, अब मैं एक रिलेशन निकालना चाहता हूँ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मेरे को रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, एट सरफेस, ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है AB, इस पे मैं स्नेल्स लॉ लगाने जा रहा हूँ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है बच्चों, म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। तो देखो इस सरफेस के लिए मैं म्यू इंटू साइन थीटा लगा रहा हूँ, ये आपको दिख रही है सरफेस, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, म्यू इंटू साइन थीटा। म्यू कितना है बच्चों, 1 है, और साइन आई इज इक्वल्स टू, इस मीडियम में एंटर करी म्यू इंटू साइन R1, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन R1, और मैं I और R की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। I की वैल्यू ये रही और R की वैल्यू ये रही। चलो नया पेज ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा आराम से हम देख पाएँ। म्यू इज इक्वल्स टू है साइन आई अपॉन साइन R1, और वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ साइन आई की वैल्यू डेल एम प्लस A/2 और साइन R की वैल्यू A/2, R की वैल्यू A/2, इसकी वैल्यू। देखो मैं आपको बार बार प्रूफ देता रहता हूँ, है ना, पुराने पन्ने दिखा दिखाते कि मैं आपको प्रूफ देता रहता हूँ कि भैया मैंने तुम्हें करवाया है, मैं कोई नया फॉर्मूला नहीं लेके आया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नमन करो इस फॉर्मूले को, ठीक है ना, नमन करोगे, इसके हाथ जोड़ोगे तो ये याद रहेगा। देखो हाथ जोड़ने पड़ते हैं ना कई बार, इससे क्या होता है, कोई भी सामने वाला खुश हो जाता है जब हम उसको रेस्पेक्ट देते हैं। तो इस फॉर्मूले को भी हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि भैया मुझे एग्जाम में याद रहना, म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
बच्चों ये जो वीडियो मेरा चल रहा है इसमें तो मैं आपको सिर्फ प्रिज्म का थ्योरी कंटेंट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। फॉर्मूले खूब सारे तैयार कर लूँगा और फिर अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ उसके ऊपर, तो इसमें तो अपने फॉर्मूले तैयार कर लो। बच्चों ये जो फॉर्मूला आया है इस फॉर्मूले की सहायता से अगर मेरे को ए और डेल एम पता हो तो मैं म्यू पता निकाल लेता हूँ। और ये जो ए और डेल एम है मैं किसकी हेल्प से निकालता हूँ, स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से निकालता हूँ। तो ध्यान रखना आप लोग, बाय मेजरिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड डेल एम with the help of a spectrometer, the refractive index can be determined. कोई तकलीफ? बच्चों की स्पेशल केस करवा रहा हूँ मैं आपको, और वो है फॉर थिन प्रिज्म्स। अगर प्रिज्म बहुत पतला हो, देखो ये तो क्या है जैसे एक मोटा प्रिज्म है, ठीक है ना, लेकिन अगर ये सुबह सुबह डेली एक्सरसाइज करे, योगा करे, घूमने जाए तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। पतला होने का मतलब हुआ कि ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ना इसका बहुत कम हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत कम हो जाए। मतलब हम लोग कहते हैं कि अगर 10 डिग्री से कम है या 10 डिग्री तक भी चलेगा तो हम इसको, जिनके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से कम होता है ना उनको हम थिन प्रिज्म कहते हैं। अगर आपका ए की वैल्यू बहुत कम है तो क्या होता है, जो डेल एम होता है ना वो भी बहुत कम मिलता है। और आप लोग जानते ही हो, मैंने जाने कितनी बार बता चुका हूँ कि जब थीटा बहुत कम होता है तो हम साइन थीटा को क्या लिख देते हैं बच्चों, थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख देते हैं, 1। टेन थीटा को भी क्या लिख देते हैं, थीटा। तो अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो ये जो फॉर्मूला आप लोग को दिखाई दे रहा है इसमें से आप साइन के अंदर वाली टर्म को कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि साइन थीटा को थीटा लिख दोगे तो डेल एम प्लस ए अपॉन 2 हो जाएगा और ये ए अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो म्यू इज इक्वल्स टू हो गया डेल एम प्लस ए अपॉन ए। अब ले जाओ इसको लेफ्ट हैंड साइड में, डेल एम इज इक्वल्स टू हो गया म्यू ए माइनस ए, डेल एम इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो बच्चों थिन प्रिज्म्स के लिए हम लोग मिनिमम डेविएशन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये जो फॉर्मूला बताया बच्चों मैंने वो तो था आपका मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला थिन प्रिज्म के लिए, बट एक जनरल आपको डेविएशन निकालना हो तो क्या करें। तो मैंने थिन प्रिज्म लिया है। थिन प्रिज्म वो होता है जिसके लिए ए की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री है। और मैं एक काम करने जा रहा हूँ, मैं जो है सरफेस ए बी ले रहा हूँ और उस पर स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, स्नेल्स लॉ ऑन सरफेस ए बी। इस पर स्नेल्स लॉ लगाया तो 1 इंटू साइन आई ओके इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर वन। बिकॉज एंगल आर वेरी स्मॉल, अगर ए छोटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस भी छोटा होगा। स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो मैं इसको आई लिख सकता हूँ और इसको सिंपल R1 लिख सकता हूँ। ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और स्नेल्स लॉ ऑन सरफेस AC करता हूँ इस वाली सरफेस पे, तो देखो क्या लगाऊंगा मैं, इधर से लगा देता हूँ। चलो 1 इंटू साइन ई, ठीक है ना, 1 इंटू साइन ई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R2। एंगल सारा स्मॉल तो उसको ई लिख दिया, इसको म्यू R1 लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैंने एक आपको एंगल ऑफ डेविएशन की इक्वेशन बताई थी आई प्लस ई माइनस ए, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं आई की जगह पुट कर देता हूँ म्यू R1 और ई की जगह पुट कर देता हूँ म्यू R2, ये R2 है, माइनस ए, तो डेल इज इक्वल्स टू म्यू को कॉमन निकालिए यहाँ पे R1 प्लस R2 माइनस ए, R1 प्लस R2 की जगह ए, ये माइनस ए, तो डेल इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए आ गया, ठीक है। इसमें जो खास बात आई है इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला हम किसी भी एंगल के लिए लगा सकते हैं, चाहे वो मिनिमम डेविएशन हो चाहे कुछ भी हो। मतलब थिन प्रिज्म के लिए किसी भी एंगल के लिए डेल की वैल्यू ये रहती है। और ये देखा जाए तो थिन प्रिज्म के लिए क्योंकि ए की वैल्यू भी बहुत कम है और म्यू की वैल्यू लगभग 1.5 के आसपास होती है, -1 हो के ए का भी आधा हो जाएगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज़्यादा कम मिलता है। मतलब
थिन प्रिज्म जो होते हैं ना वो बहुत ही कम डेविएशन प्रोड्यूस करते हैं, बहुत स्मॉल डेविएशन प्रोड्यूस करते हैं ये, इस बात का ध्यान रखना। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये थिन प्रिज्म के लिए ही लगाना है।